Hi, the topic is फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच सोसाइटी उस समय में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी: क्लर्गी, नोबिलिटी एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सोशल कॉज क्या था? तो 60% जो लैंड था फार्म से वो नोबल्स, चर्च या जो रिचर मेंबर थे वो ओन किया करते थे। रिच मेंबर कहाँ के? रिच मेंबर ये क्लर्गी या नोबिलिटी के नहीं, नोबिलिटी और चर्च के तो हो गए, लेकिन जो रिच मेंबर थे वो थर्ड स्टेट के, मतलब रेस्ट पीपल में कुछ ना कुछ तो थे ही वहाँ से। तो जो फर्स्ट टू स्टेट्स के जो मेंबर थे उनको कोई टैक्स देना नहीं होता था, और उसके बाद भी जो और नोबल्स थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिला करती थी, मतलब उनको टैक्स एग्जम्पशन थे ही, और साथ ही साथ साथ जो उनके जो फ्यूडेटरीज थी वहाँ से उनको टैक्स इम्पोज करने की आज़ादी थी। चर्च भी अपना शेयर लेता टैक्सेस में लिया करता था, जिसको वो लोग टिथेस कहा करते थे। किससे लेते थे? ये लेते थे पीजेंट से, और जिससे जो थर्ड स्टेट के जो सारे मेंबर थे, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर, उन्हें टैक्स तो देना ही पड़ता था अपनी अपर की दो क्लासेस को, जो थी चर्च यानी क्लर्की और एक नोबिलिटी। तो मिडिल क्लास का राइज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बिकॉज लोअर क्लास में जो थर्ड स्टेट थी उनमें से कुछ लोग एजुकेट हुए जिन्होंने ये सब डिवीजन को मानना से मना कर दिया। उन्होंने समझा कि बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए और मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होता था कि जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे उनको बुरा लगा, स्पेशली जो क्लर्की थी उन्हें लगता था नहीं, बर्थ बाई बर्थ ही होनी चाहिए प्रिविलेजेस। तो जो नोबिलिटी थी उन्होंने कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दी अपनी ड्यूटीज़ को, और उससे क्या हुआ कि एक काफ़ी क्योस जैसी सिचुएशन थी। मोनार्क भी कोई अर्जेंट रिफॉर्म लेना चाहते नहीं थे, बिकॉज वो खुद एक ही थाली में मिले हुए जैसे थे। देन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो करप्शन से घिरा हुआ था। देन उसके बाद आती है इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ तो पहला ये है कि फ्रांस उस टाइम पे काफ़ी लंबे समय पे वॉर चल रहा था आसपास की कंट्रीज़ से, लंबी टाइम से वॉर चली आ रही थी फ्रांस की, जिनसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा था उनका। उसके बाद क्या हुआ कि जो पैलेस ऑफ वर्साइलीज था उनका कॉस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था, उसको मेंटेन करने का ही काफ़ी बढ़िया कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा पैलेस है तो उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो थे ही हाई लेवल पे, थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग रिच हो रहे थे, कुछ लोग एजुकेट हो रहे थे, तो उससे भी इनक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? प्राइस राइज करेगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो वेजेस थी वो प्राइस राइज के हिसाब से मैच नहीं कर पा रही थी। इससे होता था कि जो बेसिक लाइवलीहुड की जो नीड्स उनको फुलफिल करने में कॉमन मैन को प्रॉब्लम होती, स्पेशली थर्ड स्टेट को। देन आते हैं कुछ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मोंटेस्क्यू, वोल्टायर और जेन जॉक्स रोसो। तो उस टाइम पे फ्रेंच फिलोसफर जो थे, मैंने नाम लिए अभी तीन, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर और रोसो, ये लोग काफ़ी ज़्यादा लिख रहे थे, लोग इनकी बातें पढ़ रहे थे, इनके पैम्फलेट्स पढ़ रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा एक एनलाइटनमेंट उनके पास आ रहा था। हालांकि हम जब एनलाइटनमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। बट इससे होता क्या था, इनके राइटिंग से, इनके पैम्फलेट्स लोगों में इंटरनल राइट्स की भावना आ रही थी। 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन है कि किस सेंचुरी को एज ऑफ रीज़न कहा जाता है। उसे 18th सेंचुरी को कहा जाता है बिकॉज इस टाइम पे फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स आए जिन्होंने सोसाइटी को एक नया आइडिया दिया, नई फिलॉसफी दी। तो वोल्टायर जो थे, सबसे पहले उन्होंने रिलीजन पर अटैक किया। देन जॉन लोकी साहब ने जो एब्सोल्यूट राइट थी मोनार्की, कंप्लीट राइट थी कि मोनार्की सब कुछ है, सुप्रीम है, उसको रिफ्यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर जेन जॉक्स रोसो थर्ड पर्सन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने
पॉपुलर सोवरेंटी की बात की। सोवरेंटी में पता है संप्रभुता, यानी हम अपने सुप्रीम है और हम किसी के अंडर में नहीं, अथॉरिटी में नहीं है, फ्रीडम है हमें हर चीज़ की। तो पॉपुलर सोवरेंटी की बात करते थे वो रोशो। देन मोंटेस्क्यू साहब ने डिवीज़न ऑफ पावर की बात की कि सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ रोल्स मोंटेस्क्यू साहब ने कहा था, सबसे पहले सामने रखा। इन सब के साथ साथ एक गवर्नेंस का नया आइडिया इंटेलेक्चुअल्स सामने रख रहे थे। सोशल रिफॉर्मेशन की भावना सामने आ रही थी। स्लेवरी को ये लोग कंडेम कर रहे थे। इन लोगों ने प्रेजुडाइस, यानी जो चीज़ें पहले चली आ रही हैं या जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उन सब के ऊपर रीज़न को तवज्जो दी, इज्जत दी कि हर चीज़ जो रैशनल होगी, जो लॉजिकल होगी, वही फॉलो की जाएगी। इससे होता क्या था कि जो इन सारे ही इंटेलेक्चुअल्स थे, आपस में इन सब की चीज़ें पढ़ पढ़ के, ऐसा नहीं कि साथ में रहो, कुछ आगे पीछे भी टाइमलाइन पे हैं, हम पढ़ भले साथ में रहें बट आगे पीछे भी हैं। इन सब से लोगों में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की भावना आती है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो होता है, लिबर्टे एगलाइट फ्रेटरनाइट। ये हम अक्सर देखा करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यही लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी गाइडिंग प्रिंसिपल बने, मोटो बने फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अगर ये आइडिया ना होते तो सिंपल एक जैसा क्योस जैसा ब्रेक होता और कुचल दिया जाता, कुछ खास रिजल्ट ना आता। जैसे 1857 का रिवॉल्ट है, उसके कई सारे रीजंस थे। इमीडिएट रीज़न की वजह से ज़्यादा हम लोग जानते हैं। वो स्टार्ट हुआ, उसका बहुत कोई रीज़न नहीं निकला, यूनिटी नहीं थी लोगों में, इक्वलिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात उस टाइम पे नहीं थी। हम देखें तो अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग जगह पे लोग लड़ रहे थे अपने अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए। और उससे हुआ क्या कि एक केओस जैसा हुआ और अंत में कुचल दिया गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ऐसा नहीं हुआ। लोगों में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की भावना थी, क्योंकि कई सारे इंटेलेक्चुअल्स आ चुके थे जो लोगों को अवेयर कर चुके थे, और उसका फ़ायदा इनको मिला कि इनकी जो भी रेवोल्यूशन थी वो एक रेवोल्यूशन बन पाई, एक केओस नहीं साबित हुई, वायलेंस नहीं साबित हुई। ये जो फिलोसफर्स थे मोस्टली अरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, बिजनेस पीपल थे, जिनका काफ़ी अनहैप्पी सोसाइटी में थे। और जो ये फिलोसफर्स हैं, इनकी जो डॉक्ट्राइन्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो सब बाद में यूज़ होने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इन सारे आइडियाज़ को, डॉक्ट्राइन्स को, सिद्धांतों को एक रूट्स प्रोवाइड करी। देन उसके बाद आती है रिवॉल्यूशन, तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, पोस्ट रिवॉल्यूशन। तो सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी होती है। लुई 16 ने तो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था एक, और जो प्रूसिया के किंग के साथ थे उनके साथ उन्होंने नेगोशिएशन कर ली थी। लेकिन इन सब के पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने 1972 अप्रैल 1972 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दी। हमें पता है नेशनल असेंबली बनाई गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। तो जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स थी उनसे काफ़ी ज़्यादा लॉस आया इकॉनमी को, और इकॉनमी को आएगा, जाहिर सी बात लोगों को भी लॉस होगा। सोसाइटी की पॉपुलेशन के जो काफ़ी बड़ा एक सेक्शन था, पॉपुलेशन थी, उनको कहा गया कि नहीं, अब रिवोल्यूशन को आगे फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने राइट्स तो दी लेकिन सिर्फ रिचर सेक्शंस को दी। तो अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शंस। तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि वो साइन हो रहा था और उसी के समय नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल क्लब्स इम्पॉर्टेंट रैली बनाते लगे। कई सारे लोग आए जिन्होंने रैलियाँ की, भाषण दिए। ये सारे पॉलिटिकल क्लब्स अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, प्लान करते थे। उन्हीं में से सबसे सक्सेसफुल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर है जैकोबियंस का क्लब।
अब जैकोबियन क्या थे, तो जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, वो सोसाइटी के अंडर डेवलप्ड सोसाइटी लेवल से थे, जो लेस प्रॉस्पेरस थे उस पार्ट से, जैसे छोटे मोटे शॉपकीपर्स, आर्ट वर्कर्स, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट्स, डेली वेज लेबरर्स, ये सब थे। यही सब मेंबर जैकोबियन थे। और इसीलिए हम जब जैकोबियन के बारे में और पढ़ते हैं तो चलता है जैकोबियन ने काफ़ी क्योस मचा दिया था। वो इसी वजह से, क्योंकि वो लोग अनऑर्गेनाइज थे और रेवोल्यूशन की सही भावना उनको क्लियर नहीं थी। लेकिन आती विमेन का क्या पार्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेंस का क्या काम था कि वुमेन्स शुरुआत से ही काफ़ी एक्टिव थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जो मोस्ट ऑफ दी वुमेन थी वो थर्ड स्टेट से थी, और जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड तो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, उन्हीं के अगेंस्ट तो चीज़ें हो रही थी मोटे मोटे तौर पर। इसलिए वहाँ की औरतें, विमेन का आना तो जाहिर सी बात नहीं पॉसिबल था।